कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस कोरोना काल जनित विषम परिस्थिति में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे अपने शिक्षकों अभिभावकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते जा रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों ने नियतकालीन परीक्षा PT1 के अपने प्रदर्शन को भली भांति देख लिया होगा और वे उसको देखकर अग्रिम आगे आने वाली परीक्षाओं में और बेहतर करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित पराय स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष गद्य पाठ मियाँ नसीरुद्दीन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इस चलित छायाचित्र में हम लेखिका परिचय एवं पाठ सारांश पर प्रकाश डालेंगे। चलते हैं लेखिका परिचय की ओर। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम जो कि एक उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मर जानो, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब इनके उपन्यास हैं। इन्होंने अनेक कहानी संग्रह लिखे जिनमें हम हसमत शब्दों के आलोक में, जो कि एक शब्द चित्र है, संस्मरण है, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ मियाँ नसीरुद्दीन इसी कहानी संग्रह हम हसमत से अवतरित है। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। साहित्य की सेवा करते हुए कृष्णा सोबती जी ने अनेक कहानी संग्रह और साहित्य को लिखकर हमारे सामने समाज के दर्पण या समाज की विभिन्न परिस्थितियों को प्रस्तुत किया। चलते हैं पाठ सारांश मियाँ नसीरुद्दीन की ओर। प्रस्तुत गद्य पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। लेखिका कृष्णा सोबती के गद्य पाठ हम हसमत कहानी संग्रह से लिया गया है, जिसमें लेखिका कृष्णा सोबती जी ने खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों व स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। साथ ही उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के मसीही अंदाज में रोटियां बनाने की कला, खानदानी महारत एवं पेशे को कला का दर्जा मानने वाले एक महान व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराया है। प्रस्तुत पाठ मियाँ नसीरुद्दीन को हम दिए गए शीर्षकों के आधार पर भली भांति समझ सकते हैं। पहला, लेखिका की मियाँ नसीरुद्दीन से भेंट, खानदानी पेशेवर, इल्म या हुनर एक साधना, खानदानी बड़प्पन का गर्व, मियाँ नसीरुद्दीन का दर्द। तो चलते हैं लेखिका की मियाँ नसीरुद्दीन से भेंट। एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट गढ़या मोहल्ले की ओर जा रही थी, तो उसने देखा कि एक दुकान, एक अंधेरी सी गुफानुमा दुकान थी, अर्थात रोड से थोड़ी अंदर जो दुकान थी वहाँ पर उनकी नज़र गई। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ढेर सारा आटा गूँथा जा रहा था, गुथा हुआ था। जिज्ञासावश लेखिका उस ओर चली गई और अंदर जाकर पता चला यह दुकान खानदानी नानबाई
अर्थात रोटी बनाने वाले मियाँ नसरुद्दीन की है। जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, तो उन्होंने जानना चाहा तो देखा उस समय मियाँ नसरुद्दीन बीड़ी पीने में व्यस्त थे और बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन से अपने इस आशय को रखते हुए पूछा कि आप यह इतना ढेर सारा आटा किस लिए गूंथ रखा है? तो नानबाई मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि मैं 56 प्रकार की रोटियां बनाकर अपने ग्राहकों को देने में समर्थ हूँ, ख़ानदानी नानबाई हूँ। जब मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को यह बताया कि मैं ख़ानदानी नानबाई हूँ, तो लेखिका ने प्रश्न किया कि आपने 56 प्रकार की रोटियां सीखने का यह हुनर कहाँ से सीखा? जब प्रश्न पूछा गया तो मियाँ ने बड़ी बेपरवाही से अपने खास अंदाज में बताया कि यह काम उसके यहाँ कई पुश्तों से होता चला आ रहा है, यानी कि कई पीढ़ियों से चला आता रहा। पहले उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, अब वे स्वयं रोटियां बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बड़े ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसरुद्दीन ने इसे पेशे की अपनी ख़ानदानी शान के साथ बताया कि रोटियां बनाना यह हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा था। तो आपने यहाँ देखा कि उनके दादा के पिताजी, फिर उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी के साथ रहकर उन्होंने यह हुनर सीखा था। यह स्वयं मियाँ नसरुद्दीन ने बतलाया। इल्म या हुनर एक साधना। फिर मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि जो इल्म या हुनर, जो भी ये कला होती है, यह एक साधना होती है जिसको सच्ची लगन और परिश्रमशीलता से ही सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू करके आगे बढ़ा जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम पढ़ाई करते हैं अवा से ही पढ़ना आरंभ करते हैं, फिर कच्ची पक्की से होती हुई कच्ची जमातों में पहुंचा जाता है। अर्थात उन्होंने बतलाया कि हम जो है कच्ची क्लासेज में, आपने देखा होगा पहले नर्सरी, LKG, UKG, फिर क्लास फर्स्ट में जाते हैं। उसी प्रकार से कच्ची पढ़ाई और पक्की पढ़ाई से यहाँ मतलब है। उन्होंने बतलाया कि पहले छोटी जमातों में जाया जाता है, छोटी कक्षाओं में जाया जाता है, फिर ऊंची जमातों में जाया जाता है। इसी प्रकार से हुनर भी सीखा जाता है। हुनर के सीखने के लिए उससे छोटे छोटे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हुनर को सीखने के लिए छोटे छोटे काम खुद ही करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े काम की ओर बढ़ा जाता है। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे लेखिका को बताया कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का हुनर हासिल किया है। उन्होंने बतलाया कि इस प्रकार से मैंने किस प्रकार से इन रोटी बनाने की कला को सीखा था अपने पिता के साथ। उनकी यह दुकान भी काफ़ी लगन और मेहनत का परिणाम है। वह दुकान पर सीधे ही आकर नहीं बैठ गए थे। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दतों तक खोमचा भी लगाया। और उनका कहना है कि आज उन्होंने जो दुकान बनाई है यह उनकी बहुत बड़ी मेहनत का परिणाम है। पहले वे खोमचे में एक छोटे से स्थान पर बैठा करते थे, अस्थायी दुकान में। तीसरा, खानदानी बड़प्पन का गर्व। खानदानी बड़प्पन का गर्व। खानदान की बात आते ही मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की चमक स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी छाती जैसे गर्व से फूलने लगती है। खानदान की बात हो तो मियाँ किसी भी हाल में कमतर होना स्वीकार नहीं करते। वह बड़े गर्व के साथ लेखिका को बताते हैं कि उनके घर के बुजुर्ग बादशाह सलामत के नानबाई रह चुके हैं।
यानी कि उनके बुजुर्ग इतने प्रसिद्धि प्राप्त थे कि वे बादशाह हैं, यानी कि जो सम्राट थे उनके यहाँ भी नानबाई के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। यह उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी। बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुजुर्ग ने उन्हें ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई जो न आग में पकती है न उसमें पानी लगता है, अर्थात वे अपनी कला में बहुत ही निपुण थे, अर्थात वे जो भी कार्य करते थे उसमें वे निपुण थे। रोटियां बनाते थे तो उसमें वह निपुण थे, किसी भी प्रकार की रोटियां बनाने में वे समर्थ थे। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम बताने से मियां नसरुद्दीन कतराते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि कौन बादशाह थे, क्या चीज़ थी। ऐसा लगता है कि शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन मियां को अपनी शान में किसी तरह की कमी होती देखना बर्दाश्त नहीं, कि वो चाहें कि मेरी शान में किसी प्रकार की कमी हो, ऐसा बर्दाश्त नहीं। प्रायः हम सभी देखते हैं जो किसी भी कार्य को खानदानी रूप से करते हैं वे कहीं ना कहीं उस कार्य में पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं। इसलिए खानदान की शान में वे एक कहावत अक्सर कहते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है, अर्थात जो खानदानी रोटी बनाने वाला होता है वो किसी भी जगह पर वैसी ही रोटी बनाने में समर्थ होता है। और यह बात सही भी है, जो जिस कार्य में निपुण होता है वह किसी भी जगह हो, कैसी भी जगह हो, अपने उस कला को प्रदर्शित करने में समर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर मियां नसरुद्दीन का दर्द भी लेखिका द्वारा व्यक्त किया गया है। लोगों में शौक़ और कद्र की कमी, यहाँ पर बतलाया गया है कि लोगों में आज शौक़ और कद्र की कमी है। पहले की तरह बातचीत के दौरान जब लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्म बनाने की इच्छा जाहिर की तो मियाँ के चेहरे पर एक अजीब सी बोझ खींच उभर आती है। बार बार लेखिका का पूछा जाना और उन्हें खींच आने लगी कि ये बार बार मुझसे इस प्रकार से प्रश्न क्यों करती जा रही हैं। कुछ तुनक कर उन्होंने कुछ एक रोटियों के नाम फटाफट गिनाकर जैसे कि रस्म पूरी कर दी। उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियों के नाम गिनाए, जिसमें बाकरखानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, तुनकी आदि। फिर तेवर चढ़ाते हुए उन्होंने लेखिका को बताया कि तुनकी रोटी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। उन्होंने कहा कि जो रोटी होती है तुनकी उसको पापड़ से भी महीन होती है। लेकिन यह बताते वह पिछले ज़माने की सुनहरी यादों में डूब गए। उनकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी और वह कह रहे थे, उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, अर्थात आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। वह क्या बनाएं क्या खिलाएं, अब मज़ा ही कहाँ रहा, बनाएं खिलाएं भी तो किसको। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि, इच्छा और हुनर और उनके दर्द को यहाँ पर बयान किया है। यह कहानी वास्तव में एक खानदानी नानबाई अर्थात नानबाइयों का मसीहा, यहाँ पर एक लेखिका द्वारा यहाँ पर एक विशेषण प्रस्तुत किया गया है मियां नसरुद्दीन के लिए, जिन्हें यहाँ पर उन्होंने नानबाइयों का मसीहा कहा है। मसीहा दूत। आपने देखा होगा कि रोटी बनाने की कला में वे इतने मशहूर और अभ्यस्त हैं कि उन्हें मसीहा तक यहाँ पर लेखिका ने कहा है, अर्थात वे अनेक नानबाइयों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे नानबाइयों
को वे एक सम्मान दिलाने की बात कहते हैं कि किस प्रकार से लेखिका उनके पास गई और उन्होंने अपने इल्म, अपने हुनर के बारे में बताया और यह भी बतलाया कि यह हुनर कैसे सीखा जाता है। साथ ही उन्होंने रोटियां बनाने की कला, रोटियां बनाने के प्रकार, रोटियों के प्रकार अपने ख़ानदानी बुजुर्गों से परिचय और उनकी कला, उनके हुनर और परिश्रमशीलता को भी प्रकट किया। साथ ही उन्होंने यह दर्द भी बयां किया कि किस प्रकार से आज लोगों की शौक़ में कमी आई है और वे शौक़ ना फरमाने, शौक़ प्रदर्शित न करने की बजाय केवल जीवन में निरस्ता के साथ किसी एक वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि सभी कलाकारों के लिए, उनकी योग्यता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से लोग शौक़ करते हैं उस प्रकार से कलाकार उस चीज़ को प्रकट करने हेतु अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका कृष्णा सोबती जी ने ख़ानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के माध्यम से उन कलाकारों, उन पेशेवर व्यवसायियों को यहाँ पर आगे बढ़ाया है, जो कहीं न कहीं ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई ना कोई सीख का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई ना कोई सीख देते हैं, साथ ही बतलाते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से हम इस ज्ञान को बनाए रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ की पाठ्य विषय वस्तु को समझ गए होंगे और वे इस पाठ के उद्देश्य को भी भली भांति समझ चुके होंगे, जिसे लेखिका ने यहाँ पर प्रस्तुत करने के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।